क्या जो है वो पशुपालन की उत्पत्ति कब से मानी जाती है और क्या इससे संबंधित विशेष मंत्री हैं जिनके मंत्रिमंडल के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ तक किसी के कुछ पूछना कोई है तो पूछ लीजिए भाई, फिर आगे चलते हैं अपन। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नहीं? तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। पहला जो अपना टॉपिक आता है, कल अपने डिस्कशन हुआ था कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले अपन उसकी बेसिक शब्दावली पढ़ते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी। सुपरवाइजर के पेपर के अंदर लास्ट ईयर को अपन छोड़ दें तो हर बार जो है वो शब्दावली का एक क्वेश्चन जरूर आता है। शब्दावली के अंदर कई तरह के टर्म्स आते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन्हीं टर्म्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। छोटे-छोटे टर्म्स हैं, जो टर्म्स हैं इंग्लिश वर्ड है उनके, इंग्लिश वर्ड से ही ज्यादातर पूछा जाता है पेपर में। जैसे डोकिंग हो गया, फ्लशिंग हो गया, इस तरह के वर्ड्स हैं। हिंदी वर्ड जो है उन्हीं का मीनिंग है, बस खाली उसको इंग्लिश में ही नाम दिया गया है। तो अपने को कुछ वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में याद रखने हैं, जैसे चयन हो गया। चयन तो हिंदी वर्ड अपन याद कर लिया, सिलेक्शन अपन उसको जानते हैं। ऐसे ही वर्ड आता है जिसको अपन कलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिंग। कई बार एग्जाम के अंदर जो है वो ये टर्म पूछा जाता है। ऑल टाइप्स के एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चयन भी पूछते हैं और कलिंग भी पूछते हैं। कलिंग एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। अब कहें कि मैम हम तो हिंदी में याद करेंगे, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी जहां जरूरत होगी हिंदी वर्ड की मैं बताते जाऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर जब ट्रांसलेशन होता है तो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड जो है वो प्योर हिंदी वाले वर्ड्स हैं वो आ जाते हैं। कलिंग जो है वो कई बार तो कलिंग ही आ जाता है, कई बार जो कलिंग वर्ड है उसको क्या कहते हैं? छटनी कहते हैं। क्या कहते हैं? छटनी। छटनी जनरल वर्ड में आता है। इसके अलावा निकृष्टन कहते हैं। कोई भी ऐसा खराब चीज जो निकृष्ट होती है, जैसे अपन जो लो चीज होती है और एक अच्छी चीज होती है। अच्छी चीज को अपन क्या बोलते हैं? हाई क्वालिटी बोलते हैं। अच्छी क्वालिटी गुड कैटेगरी बोलते हैं। और जो खराब होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? बहुत ही निकृष्ट इंसान है। हिंदी तो पढ़ते ही होंगे आप, तो उसमें बोलते हैं कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, ऐसे बोलते हैं। तो घटिया या निकृष्ट का मतलब होता है खराब। तो यहाँ पर इस वर्ड से आप जान सकते हैं। तो कई बार क्या होता है इंग्लिश टर्म तो आता ही आता है और हिंदी में ऐसा वर्ड आ जाता है तो अपने को लगता है कि ये तो सुना हुआ वर्ड नहीं है, हिंदी का सा वर्ड लगा है। तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। कलिंग वर्ड जो है वो इंग्लिश वर्ड है, उसको हिंदी में छटनी कहते हैं या निकृष्टन कहते हैं। खाली वर्ड मीनिंग का मीनिंग समझेंगे तो आप सारी चीजें कर लेंगे। अब ये अपन जानते हैं कि चयन या सिलेक्शन मतलब क्या होता है। चयन का मतलब क्या होता है? जैसे आप जो है वो सुपरवाइजर की भर्ती में चयनित हो जाएंगे, यानी कि क्या सब लोग चयनित होते हैं? क्या कौन चयनित होता है? जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे मार्क्स होते हैं। यानी कि कैसी क्वालिटी वाला चयनित होता है? गुड कैटेगरी जो है वो चयनित होता है। तो गुड कैटेगरी जो एनिमल्स है, यहाँ पर अपन एनिमल्स के रेफरेंस में बात करते हैं। गुड कैटेगरी जो है उसको अपन जो चयन करेंगे उसे क्या कहेंगे? चयन या सिलेक्शन कहेंगे। इसमें क्या होता है? ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड टर्म है, तो यहाँ पर अपन पशुओं की बात करते हैं। किसको चयन करना है अपने को? पशुओं को। कैसे पशु का चयन करेंगे अपन? चयन कह सकते हैं या फिर उसको अपन क्या कह सकते हैं? चुनाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चुनाव। तो एक अच्छे क्वालिटी अच्छे गुण वाले पशु को क्या किया जाता है? चयन या चुनाव किया जाता है, वो वर्ड चयन कहलाता है। और अगर कोई खराब गुण वाला पशु है, कैसे गुण वाला? खराब गुण वाला पशु, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको छांटना, क्योंकि उसका चयन नहीं होता है। जैसे आपको कहा जाए कि सुपरवाइजर के अंदर जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो एक साइड आ जाए और जो अनसिलेक्टेड है उसको अपन क्या कहते हैं? अनसिलेक्टेड कहते हैं। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो सिलेक्शन वाले बच्चे जो है वो लगा जाए, ऐसा नहीं कहते हैं अपन। हमेशा जो खराब गुण वाला होता है उसका चयन नहीं किया जाता है, वो अपने आप छट जाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? छटनी। तो उसको क्या करना? हटाना। खराब गुण वाले पशु को क्या करना? हटाना। क्या कहते हैं? ये वर्ड कई प्रकार के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि एक जो है वो खराब गुण वाले पशु को अपन किन-किन वर्ड से जान सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एनिमल की टर्मिनोलॉजी पर आते हैं कि इस जो सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके अंदर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिंपल सा कि खराब गुण वाले पशु को हटाना। थोड़ी लैंग्वेज तो बना के पूछी जाएगी, तो इसलिए पूछा जाएगा खराब गुण वाले पशु को अपन क्या कह सकते हैं? खराब कैसे गुण वाला हो सकता है? अगर कोई गाय है, अच्छा दूध नहीं दे रही है या फिर दूध ही नहीं दे रही है, तो उसको अपन क्या कहेंगे? उत्पादन नहीं हो रहा है। तो कैसे गुण वाली हो गई वो? ऐसे नहीं बैठो भाई, गीत थोड़ी गा रहे हैं अपन। क्या बोलते हैं उसको? अनुत्पादक गुण। क्या बोलते हैं? अनुत्पादक गुण। तो यानी कि जिससे उत्पादन नहीं हो रहा है। तो उत्पादन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे मेल एनिमल से अपन कृषि कार्य के काम में ले रहे हैं या बोझा ढोने के काम में ले रहे हैं। अगर मादा पशु है तो उसको अपन दूध उत्पादन के काम में ले रहे हैं, तो वो कैसे गुण वाला हो गया? जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है वो खराब गुण वाला है। या फिर यूं कहें कि उसको सेपरेट रखना है। जैसे अपन देखते हैं कि कोई भी एनिमल्स जो अपन पशुशाला में रखते हैं वो अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं। जिसमें आपने देखा होगा छोटे बछड़ों को अलग रखा जाता है, जो नर पशु होते हैं उनको अलग रखा जाता है, जो दुधारू पशु उनको अलग रखते हैं, जो दूध नहीं दे रही है वो गाय अलग रखी जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो सेम यहाँ पर ये चीज है कि वो अनुत्पादक गुण वाला पशु, अनुत्पादक गुण वाले को अपन और किस वर्ड से जान सकते हैं? तो अवांछित गुण वाले पशु को क्या करना? छांटना। क्या कहलाता है? कलिंग या छटनी या निकृष्टन कहलाता है। तो पहला वर्ड आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। अच्छा, डेफिनेशन लिख रहे थे पशुपालन की, लिखिए इसमें पशुओं के प्रबंधन की डेफिनेशन में लिखेंगे सबसे पहले। कल अपने डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी अच्छे तरीके से, लिखेंगे इसमें जो टर्म है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जो लैंग्वेज है वो कम से कम लिखाऊं, लेकिन जहां जितनी लैंग्वेज की जरूरत है वो तो अपने को लिखनी पड़ेगी। तो जो कुछ कुछ वर्ड्स हैं उनकी लैंग्वेज अपन लिखेंगे, क्योंकि विशेषकर टर्मिनोलॉजी है उसमें लिमिटेड चीजें अपन लिखेंगे, उतने ही पॉइंट लिखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, तो उतने ही लिख रहे हैं अपन। तो ऐसा नहीं है कि मैम लैंग्वेज मत लिखाओ, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आएगी उसमें। तो लिखेंगे पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान, पशुओं के प्रबंधन की एक ऐसी विज्ञान जिसमें उनका आवास, जिसमें उनका आवास, आहार, प्रजनन, आहार, प्रजनन व स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। पशुओं का आवास, आहार, प्रजनन व स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है। देखिए वैसे तो डेफिनेशन क्या होती है? मैनेजमेंट है, यही तक आती है, लेकिन अपने एनिमल्स बनी में डेयरी भी आती है, तो इसलिए अपन इसको कंपाइल करते हुए इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जाता है तो ही वो पशुपालन है वो क्या कहलाता है? किसान के लिए फायदेमंद होता है। अब बात यहाँ पर कि मैम इस डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं क्या? बिल्कुल बनते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि पशुपालन किसे कहते हैं या पशुपालन से क्या अभिप्राय है या किनकी स्टडी की जाती है पशुपालन में। पहला ऑप्शन आता है कि पालतू पशुओं का अध्ययन। पहला ऑप्शन आता है पालतू पशुओं का अध्ययन। दूसरा ऑप्शन आता है जंगली पशुओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन आता है पालतू प्लस जंगली दोनों पशुओं का अध्ययन। पालतू प्लस जंगली दोनों पशुओं का अध्ययन। और चौथा ऑप्शन आता है पालतू पशु वह पक्षियों का अध्ययन। इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर अपन सोचें कि जो है वो क्या किया जाए। अपन सोचते हैं कि चलो इसके अंदर तो अपन मुर्गी पालन भी पढ़ते हैं और आंसर क्या करके आ जाएगा। ये बताओ सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन किसका आंसर है? मैंने डेफिनेशन पढ़ा दिया आपको और मैंने कल बेसिक भी बता दिया था कि पशुपालन में क्या क्या चीजें आती हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि पशुपालन की डेफिनेशन पूछी जाए या पशुपालन से आप क्या समझते हैं, तो आप कौन सा इसमें ऑप्शन करके आएंगे? पहला कौन कौन हाँ कर रहा है? जैसा भी है, गलत सही हाथ तो ऊपर करो, कहीं के नहीं है उससे चाहे हाथ ऊपर करो। अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने 1/3 है ना।
हाँ नीचे करो, दूसरा, दूसरे पे, वेरी गुड, पूरा पढ़ा दिया, दूसरा या तीसरा? तो मैं तो दूसरे के लिए पूछ रही हूँ, कहाँ हो, दिमाग से कहाँ हो, चले गए कहाँ हो? यही रहो भाई, भाई मत बैठो। अब मैं पूछ रही हूँ जंगली पशु के, नहीं नहीं मैं तो चौथा बोल रहा था, मैं तो बात ही दूसरे की कर रही हूँ। अच्छा तीसरा बताओ, तीसरा किस किसका है? पालतू और जंगली पशु का दिन चौथा, बस यही दो ऑप्शन होता है। अपन यहाँ तक तो सीख जाते हैं कि ये काट दो ये काट दो, फिर दो में कंफ्यूजन होता है, तब क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अपन अच्छे से पढ़ते हैं कि मुर्गी वर्ग या मुर्गी पालन एक अलग कैटेगरी आती है, उसके अंदर पक्षियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर नहीं करते हैं, पशुपालन में सिर्फ पालतू पशुओं का अध्ययन किया जाता है, वो अपने कोर्स में है मुर्गी पालन, इसलिए अपन पढ़ते हैं। बाकी इसका आंसर क्या होगा? पालतू पशुओं का अध्ययन। अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे मुर्गी में भी आता है कि मुर्गी पालन में जो है वो किन किन पक्षियों के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां पर वो आएगा, तो मैं बताऊंगी कि कौन कौन से बर्ड्स हैं, फिर वहां पे आप सारे करके आ जाओगे, टर्की बटेर हंस ये सब आएंगे, ऐसे ही कई तरह के बर्ड्स आएंगे, तो उनमें भी ये चीज कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, सिर्फ पशुपालन है तो उसके अंदर पालतू पशुओं का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन जो वो मुर्गी वर्ग में किया जाता है, वो अलग से इसके अंदर आता है। तो ये इसके अंदर पहला आंसर अपने हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन आता है इसकी टर्मिनोलॉजी पे, ये डेफिनेशन होगी, बनने वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट लिखेंगे शब्दावली या टर्मिनोलॉजी, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे शब्दावली या टर्मिनोलॉजी। आती सबको है एनिमल्स बंडी, बस ये बेसिक क्वेश्चन इस तरीके से गलत हो जाते हैं, तो खाली यही चीज अपने को सीखना है कि क्वेश्चन गलत नहीं हो, अपने को सोच समझ के सही तरीके से आंसर करना है। क्योंकि हमेशा आजकल ऑप्शन में वही ललचाए वैसे दो ऑप्शन आते हैं, दो तो सभी कर देते हैं, दो में ही मेन बात होती है, वो जो अच्छे से कर लेता है वही सिलेक्ट होता है। तो लिखेंगे सबसे पहले शब्दावली में पहला वर्ड लिखेंगे स्टैंड, हिंदी एंड इंग्लिश जितने टर्म लिखाए जाए वो पूरे लिखेंगे। सारे वर्ड्स इंग्लिश में मैं नहीं लिखाऊंगी, जिनकी जरूरत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली वही लिख रहे हैं, इसलिए इंग्लिश वर्ड जरूर लिखेंगे। क्या लिख रहे हो? क्वेश्चन तो मैं वैसे ही पेपर में दे दूंगी, क्वेश्चन थोड़ी लिखने हैं, वो तो एक्सरसाइज शीट में भी आ जाएंगे। यहाँ लिखो चयन, इसे कहते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन में लिखो किसी भी समूह में से अच्छे पशु का, किसी भी समूह में से अच्छे पशु का चुनाव करना या अच्छे पशु को चुनना, एक ही बात है। डेफिनेशन अलग अलग तरीके से हो सकती है, मैं एक वे में आपको लिखा रही हूं, बाकी बोल के सारी चीजें बता रही हूं कि किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये क्या होता है? चयन होता है। दूसरा वर्ड लिखेंगे कलिंग, दूसरा वर्ड लिखेंगे कलिंग। कलिंग हिंदी में भी लिखेंगे और इंग्लिश में इस तरीके से भी लिखेंगे, और इसके बाकी के दोनों वर्ड छटनी और निकृष्टन। परिभाषा तो मैंने बोल के लिखा दी भाई, सचिन थोड़ा फास्ट लिखो। कलिंग इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में से कहते हैं छटनी या निकृष्टन। निकृष्टन हमेशा अनुत्पादक चीजों का होता है, छटनी हमेशा खराब चीज की होती है। कल जिसको अपन कहते हैं, कल वर्ड जनरल में वर्ड यूज किया जाता है, कोई भी खराब चीज को हटाना कल कहलाता है, तो इसी से वर्ड आया कलिंग। तो हिंदी और इंग्लिश टर्म से ही सारी डेफिनेशन आती है। इसमें लिखेंगे किसी समूह में से, इसमें लिखेंगे किसी समूह में से। अब क्या क्या निकृष्टन या छटनी की क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो कोई पशु अनुत्पादक हो सकता है, कोई अवांछित हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है। तीनों वर्ड को जैसे मान लो लाइन बना के क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, एक पशु का समूह है जिसमें से 9 पशु जो है वो दुधारू है और एक गाय जिसका ड्राई पीरियड चल रहा है, तो उसको हटाना, जिसका ड्राई पीरियड चल रहा है वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चयन या छटनी? जिसका ड्राई पीरियड चल रहा है वो किस कौन सी वाली लाइन में यहाँ फिट होता है? जिसका ड्राई पीरियड चल रहा है कौन से कैरेक्टर वाला हो रहा है? वो अनुत्पादक, क्योंकि वो दूध नहीं दे रही है, ड्राई काऊ है। इसके अलावा अगर कहा जाए कि 10 गाय हैं जिसमें से एक गाय बीमार है और उसको हटाना, क्या कहलाता है? छटनी। वो किस कैटेगरी में आ गई? तो वही वाली कैटेगरी में आ गई कि बीमार है, तो ये बीमार हो सकता है इस कारण हटा रहे हैं, या दूध नहीं दे रहा है, या फिर डिफरेंट कैरेक्टर वाला है। जैसे कहा जाए कि 10 पशु हैं जिसमें से 2 बछड़े हैं और बाकी की 8 गायें हैं, तो उन 2 बछड़ों को क्या करना? अलग किया जाएगा, क्योंकि वो उस कैटेगरी के नहीं है, तो उसको क्या करना? अलग हटाना। जैसे 11वीं क्लास का कोई बच्चा यहाँ के बैठ जाए तो कैसे कैटेगरी वाला हो गया? अवांछित गुण वाला हो गया, अवांछित गुण वाला। तो वैसे ही 8 जो गाय हैं वो तो अच्छी कैटेगरी में है, और 2 जो है वो कैसे हैं? बछड़े हैं, वो अवांछित गुण वाले हैं, मतलब उनका उस ग्रुप से मतलब नहीं है, तो वो अवांछित गुण आ गया। तो तीनों ही वर्ड से पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे क्या लिखा? किसी समूह में से बीमार या अनुत्पादक या अवांछित गुण वाले पशु को हटाना या छांटना भी कह सकते हैं, एक ही बात है। किसी समूह में से बीमार, अनुत्पादक या अवांछित गुण वाले पशु को हटाना, बिल्कुल एज इट इज जो है वो डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ये वर्ड हो गया अपने कलिंग वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड, अगला नेक्स्ट टर्म लिखेंगे डोकिंग। ऑलमोस्ट टर्म्स हैं, उनके वर्ड मीनिंग से पता चलेगा कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर फोटो देख के आप पहचान पाएंगे। कई बार कंफ्यूजन होता है, डोकिंग वर्ड आ गया, डिबिकिंग आ गया, तो डोकिंग की जगह डिबिकिंग करके आ जाते हैं। लिखिए वर्ड डोकिंग का हिंदी जो टर्म है वही हिंदी मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ पर हिंदी टर्म अपन नहीं लिख रहे हैं। देखो इन दो टर्म में कंफ्यूजन होता है, एक तो डोकिंग और एक डिबिकिंग। तो उनके इंग्लिश टर्म पे आप जाएंगे जिसमें आपको समझ आ रहा है, जहां कंफ्यूजन हो रहा है वहां पे जाएंगे। तो डोकिंग वर्ड जो है उसके अंदर कोई विशेष ऐसा टर्म नहीं आ रहा है। यहाँ पर अपन देखें डिबिकिंग में क्या वर्ड आ रहा है? बीक वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? बीक। बीक किसको कहते हैं? बीक किसको कहते हैं? कुछ इंग्लिश टर्म पता होना चाहिए अपने को। बीक कहते हैं चोंच को। चोंच किसमें होती है? बर्ड्स में। बर्ड्स अपन यहाँ पर एनिमल्स में कौन सी पढ़ते हैं? मुर्गी पढ़ते हैं। तो ये वर्ड किसके लिए यूज होगा? मुर्गी के लिए यूज होगा। और तो फिर ऑटोमेटिकली डोकिंग वर्ड का मीनिंग अपने को याद आ जाएगा वहां पे, क्योंकि 4 वर्ड्स में से अपने को जो 3 वर्ड है अगर उनके मीनिंग पता है तो अपन आसानी से जो है वो चौथे वर्ड का मीनिंग है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये वर्ड जो है वो जो दोनों ज्यादा अपने को कंफ्यूजन पैदा करते हैं वो मैंने लिख दिया है। वो सारे टर्म्स में बताते जाऊंगी, जहां आपको कंफ्यूजन होता है वो चीज आप नोट करते जाएंगे। तो डोकिंग वर्ड है वो क्या होता है? भेड़ में पूंछ काटना। डोकिंग का मतलब होता है भेड़ में पूंछ काटना। अदर एनिमल्स में भी काटी जाती है। ये वर्ड जो है वो आपके सुपरवाइजर के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। डोकिंग वर्ड है वो पूछा जा चुका है, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को डोकिंग कहते हैं। और कि मैम क्यों काटी जाती है और दूसरे पशुओं में क्यों काटते हैं, उनमें क्या कहते हैं? तो जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कहा जाता है डिटेलिंग। उनमें क्या कहते हैं? डिटेलिंग। क्योंकि पूंछ काटना, पूंछ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। तो टेल को हटाना क्या कहलाएगा? डिटेलिंग कहलाएगा। ये वर्ड भेड़ के लिए यूज नहीं होता है। भेड़ के लिए स्पेशल टर्म यूज होता है, क्योंकि जनरली भेड़ में पूंछ काटी जाती है, कुत्ते में भी काटी जाती है, लेकिन कुत्ता ज्यादा अपने लिए यूजफुल एनिमल नहीं है, इसलिए उसके बारे में अपन नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुत्ता सिर्फ एनिमल्स बनने में सिर्फ सेफ्टी पर्पस से यूज किया जाता है। वो भी पुराने टाइम पे सुरक्षा के हिसाब से, जैसे खेत खलियानों की सुरक्षा करनी होती थी तो कुत्ता रखवाली के लिए वहां बैठा रहता था, कोई भी जानवर आए, कोई भी पक्षी आए तो उड़ा देता था। आज भी लोग घरों में सेफ्टी पर्पस से पालते हैं, बाकी कुत्ते का कोई यूज नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुत्ते से ज्यादा कोई अपने को मीनिंग नहीं और नहीं उसका पेपर में पूछा जाता है। पेपर में जो अपने एनिमल्स हैं, जो फार्म एनिमल्स है, सिर्फ उन्हीं का पूछा जाता है। तो ये आता है कि भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग। अब मैम काटी क्यों जाती है, क्या कारण होता है? तो भेड़ में पूंछ इसलिए काटी जाती है क्योंकि भेड़ के शरीर पर क्या पाई जाती है? ऊन पाई जाती है। और भेड़ कहाँ रहती है?
रेगिस्तान या गर्म क्षेत्रों में स्पेशली पाई जाती है, हालांकि ठंडे क्षेत्रों में भी पाई जाती है। लेकिन अगर अपन राजस्थान की बात करें, विशेष रूप से ये जो क्रिया है वो राजस्थान के संदर्भ में है विशेष रूप से, या फिर यूं कहें कि जहां पर ज्यादा जो है वो इनकी संख्या है उसके हिसाब से ये कुछ टर्म्स है या कुछ जो क्रियाएं हैं वो बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो है वो रेगिस्तान में पाई जाती है और दूसरा इसके शरीर पर ऊन पाई जाती है। तो जब ये रेगिस्तान में चरती है तो चरने के कारण जो पूंछ के माध्यम से परजीवी है वो इसके शरीर पर चिपक जाते हैं। पूंछ के माध्यम से जो परजीवी है वो शरीर पर चिपक जाते हैं और उसके बाद आसानी से उतर नहीं पाते हैं कि मैम इसकी बहन बकरी भी रहती है इसके साथ, तो क्योंकि भेड़ और बकरी एक ही झुंड में रहते हैं ज्यादातर, तो फिर बकरी में क्यों नहीं काटते? बकरी की आपने देखी है पूंछ कैसी होती है? इतनी सी तो पूंछ होती है, पूरा डायग्राम मुझे नहीं बनाना आता है, इतना सही आता है। तो ऐसे बकरी में क्या होता है, पूंछ इतनी सी होती है, ऊपर की तरफ छोटी सी पूंछ होती है, तो इसके माध्यम से कोई भी परजीवी जो है वो इसके शरीर पर नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए काटने की आवश्यकता नहीं होती। भेड़ में लंबी पूंछ होती है इसलिए उसको काटने की आवश्यकता होती है। और खासकर बकरी के शरीर पर पाए जाते हैं बाल, बालों पर अगर मान लो परजीवी आ भी गया तो आसानी से उतर जाता है, क्योंकि स्मूथ बाल होते हैं बकरी के, बहुत ज्यादा ऐसे रफ बाल नहीं होते हैं। जबकि ऊन जो होती है वो करली होती है, घुंघराली होती है, जिसके कारण जो परजीवी अगर एक बार अंदर चला गया तो वापस निकल ही नहीं पाता है और पूरे शरीर पर फैल जाता है। इसी के कारण आपने सुना होगा कि भेड़ को किस नाम से जानते हैं? परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। मोबाइल बैंक यहाँ यूज नहीं है, लेकिन परजीवियों का म्यूजियम इसीलिए कहा जाता है। इसलिए परजीवियों के म्यूजियम से बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, इसकी पूंछ है वो कट की जाती है। स्पेशली कुछ जगह ऐसा भी आता है, ऐसा भी मानते हैं कुछ जो अपने लेखक होते हैं वो मानते हैं कि अगर पूंछ काट देंगे तो पशु जो है सुंदर भी दिखाई देता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज है। अपन सब चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा जो अपने को ठीक लगता है, जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो मेन चीज अपन लिख लेंगे, बाकी जानकारी अपने को सारी होनी चाहिए। तो सुंदर दिखने के लिए भी कुछ मानते हैं कि पशु में पूंछ काटे, और दूसरा स्पेशली इसका कारण होता है परजीवी से बचाव के लिए क्या किया जाता है, इसमें परजीवी नियंत्रण के लिए डोकिंग की जाती है। तो 1 से 2 सप्ताह की उम्र में भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग कहलाती है। और अदर एनिमल में डिटेलिंग। ऑप्शन में था सुपरवाइजर में ये पेपर पूछा गया, में ये क्वेश्चन पूछा गया था, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन डोकिंग, दूसरा ऑप्शन डिटेलिंग, तीसरा ऑप्शन 1 व 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन कुछ और डिफरेंट था। तो उस टाइम ये आंसर नहीं माना गया था 1 व 2 दोनों, सिर्फ एक ही आंसर माना गया था कि डोकिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? डोकिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग अदर एनिमल के लिए यूज होता है। अदर एनिमल के लिए स्पेशल कंडीशन में काटते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे मान लो देखो बकरी में तो पूंछ है ही नहीं, स्पेशल छोटी है तो काटने की जरूरत नहीं होती। गाय भैंस होते हैं उसमें लंबी होती है, लेकिन वो ज्यादा इधर उधर तो चरने के लिए नहीं जाती है। मान लो जाए भी तो भी पूंछ के माध्यम से परजीवी आए तो भी उनमें काटते नहीं है, क्योंकि उनसे उनकी रीसेल वैल्यू घट जाती है। आप अगर कोई एनिमल लेने गए और उसकी पूंछ कटी हुई है तो आप क्या उसका 1 लाख की, अगर 1 लाख अगला बचा रहा है तो क्या उसके 1 लाख देंगे? नहीं देंगे। आप कहेंगे पूंछ कटी हुई है नहीं चाहिए हमें, तो इतने 80,000 में दो तो ठीक है, तो वो क्या उसकी 20,000 वैल्यू घट गई, तो इसका मतलब इनमें काटी नहीं जाती है, रीसेल वैल्यू घट जाती है। दूसरा, कभी कभी स्पेशल कंडीशन में आपने नाम सुना होगा पशुओं के अंदर डैगनेला या पूंछ विच्छेदन होता है। यहाँ से पूंछ जड़ गलन होता है, पूंछ जड़ गलन मतलब यहाँ से पूंछ जो है वो जड़ के यहाँ से गल जाती है, खराब हो जाती है। तो उस कंडीशन में स्पेशल जब ठीक नहीं होता है तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए पूंछ काटनी पड़ती है। अदरवाइज या फिर पशु की मान लो लड़ ली आपस में और पूंछ जो है वो जो उससे बांधा गया है, जिससे उसको जिस रस्सी से उसके अंदर फंसा ली, अब किसी भी कंडीशन में निकल ही नहीं रही है, बहुत ज्यादा फंस गई है, तो क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है। तो ये स्पेशल कंडीशन होती है, जब कट करना पड़ता है उस कंडीशन में क्या कहा जाता है? उन्हें डिटेलिंग, और बाकी का सिर्फ क्या कहते हैं? डोकिंग। तो लिखिएगा इसमें, भेड़ में 1 से 2 सप्ताह की उम्र में पूंछ काटने की क्रिया, पूंछ काटने की क्रिया, ठीक है। नेक्स्ट में लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे, अन्य पशु में नोट डाल के अगला जो वर्ड लिखेंगे, अन्य पशु में डिटेलिंग, डिटेलिंग इंग्लिश वर्ड लिखना चाहे तो DETALING, डिटेलिंग, ठीक है। ये अन्य पशुओं के लिए टर्म यूज होता है और स्पेशली भेड़ और कुत्ते के लिए यूज होता है, लेकिन कुत्ता जनरली नहीं पूछा जाता है, वो आउट ऑफ सिलेबस रहता है, इसलिए जरूरी नहीं है आप लिखना, मेन चीज अपने लिख लिया। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे डिस्बडिंग और डीहॉर्निंग, डिपिंग में आगे लिखा दूंगे, पूरा वीडियो के साथ देखें, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि कहां कंफ्यूजन होता है। अगला वर्ड लिखेंगे डिस्बडिंग, इसे ही डीहॉर्निंग भी कहते हैं। ये ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर पूछ ही लिया जाता है, साल 2 साल के अंदर ये क्वेश्चन है, कई प्रकार के पेपर में पूछा जाता है। चाहे सुपरवाइजर की बात करें अपन, चाहे जो सुपरवाइजर के लेवल के जेसीयूटी की बात है उनकी बात करें, ऑलमोस्ट हर साल एग्जाम में आ जाता है। कभी सुपरवाइजर का पेपर में आ गया, कभी दोनों में आ गया। तो करंट ईयर के अपन 2-3 साल देखें तो ये 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा जाता है तो देखिएगा, नाम से पता चलता है, ये सिर्फ जो है वो नोट करने के लिए वर्ड मीनिंग ही है कि दोनों वर्ड है वो यूज किए जाते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट चीजें जो है वो अपन इसकी मेथड्स क्या क्या होते हैं वो अपन आगे पूरा जो टॉपिक है उसमें देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ वर्ड मीनिंग जानना है कि क्या होता है। तो बर्ड जो होता है वो किसको कहते हैं? बर्ड जो होता है वो किसको कहते हैं? बर्ड का मतलब क्या होता है? जोर से बोलो भाई, मुझे सुनाई कम देता है। किसको कहते हैं? कली को कहते हैं। कली को अपन कलिका कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और जो हॉर्न होते हैं वो यहाँ पर हॉर्न वर्ड किससे यूज किया जाता है? सींग के लिए यूज किया जाता है। तो जो सींग बर्ड यहाँ पर जो है वो फ्लावर बर्ड नहीं है, यहाँ पर कौन सी बर्ड है? हॉर्न बर्ड है। हॉर्न बर्ड को अपन हिंदी में कह देंगे सींग कलिका। तो सींग कलिका यानी कि कलिका को हटाना। डिस बर्ड जो है उसको अपन, ये इंग्लिश वर्ड अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको क्या कहते हैं? सिंह कलिका को हटाना क्या कहलाएगा? निष्कलिकायन। क्या कहलाएगा? ये वर्ड खाली हॉर्टिकल्चर में यूज नहीं आता है, यहाँ भी यूज आता है। निष्कलिकायन वर्ड है वो आप सोचेंगे कि अरे ये क्या पूछ लिया, तो हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन और नीचे एनिमल्स के बारे में दे रखा है, और आप वहां पे करके आएंगे कि बडिंग कब की जाती है, टी बडिंग पूछा है या कौन सी बडिंग पूछा है, फिर वहां कंफ्यूज नहीं होना है। निष्कलिकायन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? यहाँ पर डिस बडिंग का हिंदी वर्ड मीनिंग है। तो हिंदी वर्ड मीनिंग कई बार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, तो इनको ध्यान रखना है। निष्कलिकायन वर्ड है वो इसके लिए यूज होता है। डी हॉर्निंग को हिंदी में अगर मीनिंग करेंगे तो वही इसका अर्थ है। तो यहाँ पर डी का मतलब हटाना या अलग करना, तो सींगों को हटाना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग या डिसबडिंग कहलाता है। तो यहाँ पर कलिका है, तो अलग अलग टाइम पर हटाना जो है उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। जनरल में अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कोई उम्र नहीं दी है, तब कोई भी वर्ड पेपर में दिया जा सकता है। अगर मान लो पर्टिकुलर एज दी है या पर्टिकुलर जो है वो हॉर्न की साइज दी है, तो इन दोनों में से एप्रोप्रिएट वर्ड यूज आता है। जैसे मैं कहूं अगर पशु के सींग बड़े हैं तो उनको हटाना क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग कहलाएगा। वहां पर वर्ड बड़े सींगों के लिए हॉर्निंग वर्ड यूज किया जाएगा। मैं कहूं कि बछड़े के जन्म के 1 सप्ताह के अंदर सींगों को हटाना क्या कहलाता है? क्योंकि उस टाइम सींग थोड़ी आते हैं 1 सप्ताह में, तो सिर्फ कलिका जैसे ही आते हैं, ऐसे छोटी सी हॉर्न बड़ी आती है, तो उसको हटाना क्या कहलाएगा? डिसबडिंग। अगर ऐसा कुछ पर्टिकुलर टर्म दिया है तब ऐसा क्वेश्चन के अंदर आपको डिफरेंशिएट करना है कि डिसबडिंग वर्ड यूज होगा डी हॉर्निंग। हालांकि ऐसा कभी आया नहीं है, जनरली पूछा जाता है, कोई एक वर्ड दे दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? डी हॉर्निंग और डिसबडिंग कहलाता है। इसके अंदर मोस्टली एग्जाम के अंदर उम्र पूछी जाती है, कब किया जाता है, तो 1 से 2 सप्ताह। ये 1 से 2 सप्ताह अंडरस्टूड है कि जन्म के बाद वाले हैं। कौन से हैं? जन्म के बाद पहले से दूसरे सप्ताह, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? 7 से 15 दिन की उम्र में सींगों को हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग या डी हॉर्निंग। क्या क्या मेथड से हटाया जाता है वो आगे डिटेल में टॉपिक आएगा। शॉर्ट में इसको लिखेंगे, फिर छोटा सा वीडियो देखते हैं इसका। लिखेंगे इसमें डी हॉर्निंग या डिसबडिंग, या हिंदी वर्ड लिख लीजिएगा निष्कलिकायन। लिखें इसमें लिखिएगा, पशुओं में सींगों को हटाना,
कैमल सिलेबस में है भाई, कल की क्लास में मैंने सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं वो बता दी थी, और भी कोई अगर चेंजेस होते हैं तो वो सिलेबस नया आएगा तब बता दिया जाएगा, बाकी वही सेम सिलेबस है, कल बताया था मैंने। सींगों को हटाना ब्रैकेट में लिखेगा, उपयुक्त उम्र या डायरेक्ट उम्र लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो 7 से 15 दिन। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है सींगों वाला या सींगों को हटाना वर्ड क्या कहलाता है, डिस्पर्टिंग डिहॉर्निंग या फिर उम्र है, ये बहुत बार आ चुका है पेपर में। छोटा सा वीडियो देख लेते हैं अपन कि क्योंकि इसके अंदर जो है वो अलग अलग तरह की चीजें आती हैं। जो सींगों को हटाया जाता है उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग मेथड्स को अपन उसमें देखेंगे जब ये पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल में शॉर्ट में जो है वो इसका सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है लिखने का। अगला नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे डिबिकिंग, नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे डिबिकिंग। 7 से 15 दिन के बीच में ही तो आता है, 10 दिन एवरेज बताया जाता है। जैसे कभी कभार पेपर में 10 दिन भी आ जाता है, 15 दिन भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है, वो तो एवरेज है। वो तो अब ऐसी चीजें भी पूछोगे तो फिर काहे कि आप लोग सुपरवाइजर बनोगे, फिर वहां किसानों को जाके क्या बताओगे, किसान तो आप लोगों से भी ज्यादा थोड़े ज्यादा समझदार होते हैं। किसान पूछने आएगा कि भाई मेरे 1 हेक्टेयर जमीन और मुझे गेहूं बोना है, आप तो ये बताओगे कि 80 किलो डाल दे, 100 किलो डाल दो। अब वो जहां वो एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मान लो जहां एरिया ऐसा है जहां कम उपजाऊ जमीन है तो उसके अंदर आप ये बता सकते हैं कि 50 किलो ज्यादा डाल देना। मान लो ये तो एवरेज बुक की लिखी हुई है, लेकिन कुछ तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी तो अपने को चीजें हैंडल करनी होती है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज है कि 10 दिन जो है वो सिर्फ 7 से 15 दिन के बीच में ही आता है। ऐसे क्वेश्चन मत पूछो भाई। डिबिकिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म लिख लिया। यहाँ पर अपने समझ लिया था कि डी का मतलब हटाना और बी का मतलब क्या होता है, चोंच। तो चोंच जो है वो किसमें पाई जाती है, मुर्गी में पाई जाती है। तो मुर्गियों में चोंच हटाना, चोंच हटाना क्या कहलाता है, डिबिकिंग कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। अब जो है वो पहले अपन क्या करते थे, सीधे बैठो भाई किसी और सब्जेक्ट का काम कर रहे हो क्या, तो जो है वो पहले क्या होता था सिर्फ 12वीं की जो बोर्ड बुक है उसी को रेफरेंस मानते थे। लेकिन लास्ट ईयर जो 2024 में क्वेश्चन आया जिसमें डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, जो पशु की आवाज की लंबाई थी, उसमें आपने देखा कितने अपने सोर्स बता दिए लेकिन वो गलत था हालांकि, तो वो क्वेश्चन जो है उसके अंदर 12वीं बोर्ड वाला नहीं माना गया। ठीक ऐसे ही इसके अंदर अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिख रखी हैं। जैसे ओल्ड जो 12th की बुक आती है, अपन 12th की बुक अगर आरबीएसई बोर्ड की माने तो उसके अंदर दे रखा है कि 1 महीने की आयु में, खासकर दे रखा है स्पेशल की 1 माह की आयु में चोंच हटाना। और जितनी जो टेक्स्ट बुक है अपनी जीसी बनर्जी जो रेफरेंस बुक मानी जाती है आईसीआर के, तो उसके अंदर टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि जो मुर्गियों में चोंच हटाई जाती है वो 1 दिन की उम्र में हटाई जाती है। अब वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही चीजें आ जाती है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आता है। 1 माह या 1 दिन में से कोई एक चीज आएगी, तो जैसा भी आए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अब अपन जो है वो विशेष रूप से रेफरेंस अपना मान के चलेंगे कि वो आईसीआर की बुक को रेफरेंस मानते हैं, इसलिए अपने को ये चीज याद रखनी है जो टेक्स्ट बुक एनिमल हस्बेंड्री की जीसी बनर्जी की, उसके अंदर जो है वो दे रखा है वो 1 दिन की उम्र में दे रखा है। तो अपन ये दोनों ही लिख लेते हैं और जो सिचुएशन होगी जैसा ऑप्शन आएगा अगर ये आता है तो यही करना है, अदरवाइज ये ऑप्शन में नहीं आता है तो ये तो अपने पास आंसर है ही। तो अपन दोनों तरीके से लिखते हुए चलेंगे। अब के बाद जो है वो पुराने टाइम पे अपन खाली 12th वाला लिखते थे, अब ये दोनों चीजें अपन लिखेंगे आईसीआर वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि लास्ट ईयर अपन देख चुके हैं कि क्या जो है वो ऑथेंटिक मान रहे हैं। अगर माना जाएगा तो पूरे सोर्स के साथ अपन दे सकते हैं। तो ये हटाना डिबिकिंग कहलाता है। अब डिबिकिंग क्यों की जाती है, पहली चीज तो उसका कारण क्या होता है। तो मुर्गियां क्या करती हैं आपस में, मुर्गियों में एक बिहेवियर होता है जिसको कहते हैं स्वजाति भक्षण। कुछ अदर बर्ड्स होती हैं, कुछ जो है वो कीट होते हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, स्वजाति भक्षण के बारे में नाम सुना होगा आपने। स्वजाति भक्षण का मतलब क्या होता है, स्वयं को जो है वो आपस में लड़कर नष्ट करना। तो जैसे मान लो ये मुर्गियां हैं तो आपस में एक दूसरे को ही लड़कर नष्ट कर रही हैं, तो उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षण कहते हैं। तो ऐसा मान लो ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी को चेंज करके ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पशुपालन के अंदर स्वजाति भक्षण है वो किसके अंदर पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, मुर्गियों में। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षण को कैनाबोलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनाबोलिज्म, यानी कि आपस में चोंच मारकर लड़ना जो है वो कैनाबोलिज्म होता है। इसी के कारण वो आपस में लड़े नहीं, इसके कारण उनमें क्या हटाई जाती है, चोंच हटाई जाती है। और चोंच हटाने को डिबिकिंग कहते हैं। तो किससे बचने के लिए करते हैं, कैनाबोलिज्म से बचने के लिए मुर्गियों में चोंच हटाई जाती है। चोंच हटाने का अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे जनरल वे में अपन नेल्स कट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, नेल कटर। इसके अलावा कुछ नेल कटर नहीं है तो ब्लेड भी काम में ले लेते हैं, लेकिन ब्लेड से उतने शार्प तरीके से अच्छे से कटते हैं या फिर नेल कटर से सही से कटते हैं, वही बात यहाँ पर है। यहाँ पर ब्लेड या चाकू का उपयोग भी किया जाता है और दूसरा एक यंत्र का उपयोग भी करते हैं। तो बीक कटिंग करनी है इसलिए क्या यूज करेंगे, डिबिकर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, और नेल कट करना है तो क्या यूज करेंगे, नेल कटर। और बीक कट करनी है तो डिबिकर, क्या यूज करेंगे, डिबिकर। इसके अलावा ब्लेड या चाकू से करेंगे तो वो शार्प तरीके से नहीं होता है, पक्षियों को चोट लगने का डर भी रहता है, इसलिए वो एप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। जहां से क्वेश्चन बनता है वो डिबिकर से बनता है, तो यंत्र का नाम पूछा जाता है डिबिकर यंत्र। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि चोंच काटते कितनी है, काटते कितनी है। तो जो ऊपरी चोंच है इस प्रकार से पक्षी जो है उसमें चोंच पाई जाती है, यहाँ पर उसमें नासा छिद्र होते हैं और ये ऐसे फेस होता है उसका, ये कलंगी ऐसे पाई जाती है आंख। अब ये जो चोंच है उसके अंदर ऊपरी चोंच है वो 1/4 काटी जाती है। टोटल जो चोंच है उसकी 1/4 काटेंगे और जो निचली चोंच है वो कितनी काटी जाएगी, 1/8 काटी जाएगी। तो ये 1/4 भाग और ये 1/8 रेशियो पूछा जाए तो 1/4 अनुपात 1/8 कि मैम यही रेशियो क्यों रखते हैं, बताओ इस रेशियो में क्यों काटी जाती है, बराबर क्यों नहीं काटते, ताकि मुर्गियों को फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आए, दाना चुगने में कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए उनमें फीडिंग के अंदर जो है वो उनको आसानी हो, इसके लिए चोंच काटने का अनुपात कुछ इस प्रकार से रखते हैं जिससे वो आसानी से चोंच काटी जा सके और पक्षी जो है वापस में लड़े भी नहीं। इस प्रकार की प्रक्रिया से बचने के लिए अपन डिबिकिंग करते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगी, पहले लिखेंगे डिबिकिंग में लिखेंगे मुर्गियों में 1 माह की आयु में, मैं दोनों चीज लिखा रही हूं ताकि कोई भी ऑप्शन में आता है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आंसर करना है। 1 माह की आयु में चोंच हटाने की क्रिया, मुर्गियों में 1 माह की आयु में चोंच हटाने की क्रिया, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखो अकॉर्डिंग टू जीसी बनर्जी, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू जीसी बनर्जी, या फिर यूं कह सकते हैं टेक्स्ट बुक है ये एनिमल हस्बेंड्री की, जो ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं वो आईसीआर की टेक्स्ट बुक है, हैंड बुक है, उनको माना जाता है। तो ये रेफरेंस बुक है जीसी बनर्जी की टेक्स्ट बुक। अकॉर्डिंग टू जीसी बनर्जी 1 दिन, जैसा आप लिख लीजिए, इसके अनुसार क्या है 1 दिन की उम्र में काटते हैं। या दोनों तो आएंगे नहीं, दोनों आते हैं तो अपने को जो है वो आईसीआर वाला मानना है, क्योंकि करंटली जो है वो अपन देख चुके हैं 12th वाले को मानने नहीं कर रहे हैं, जो गलत है या फिर जैसा भी सिचुएशन है उसके अनुसार। नेक्स्ट में लिखेंगे यंत्र, लिखेंगे यंत्र, डिबिकिंग में यूज आने वाला यंत्र है डिबिकर, डिबिकर यंत्र का नाम है डिबिकर। यंत्र से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिल्क वाले में यंत्र आते हैं, दूसरे पशु की अलग अलग प्रकार की क्रियाओं में आते हैं, जैसे डिबिकर यंत्र हो गया, इसके अलावा कैथीटर यंत्र हो गया, इसके अलावा डी हॉर्नर यंत्र हो गया, इसके अलावा पशु के अंदर बदियाकरण के लिए बडी जो कास्ट्रेटर हो गया, इनके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यंत्रों से संबंधित। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट वर्ड है जिनके यंत्र हैं वो मैं लिखाते जा रही हूं आप लोगों को, ये इसके अंदर आता है। और ये डिबिकिंग क्यों करते हैं तो ये वैसे आगे आ जाएगा, स्वजाति भक्षण या कैनाबोलिज्म से बचने के लिए करते हैं। छोटा सा वीडियो देखें आप, किसका, अच्छा ये नहीं लिखा है, चलो लिखो, ये रह गया, इसमें लिखो चोंच काटने का अनुपात लिख लो, पीछे वाले में एक लाइन रह गया है,
चोंच काटने का अनुपात, ऊपरी चोंच लिखेंगे 1/4 भाग, ऊपरी चोंच 1/4 भाग और निचली 1/8। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है वो नए पूछ लिए जाते हैं पेपर में, जरूरी नहीं है जो फिक्स पहले वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही पैटर्न पे चलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं। अगला वर्ड लिखेंगे कैनिबलिज्म। वर्ड मीनिंग अपन ने समझ लिया है, इसमें लिखेंगे मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर नोचना, मुर्गियों का आपस में चोंच मारकर नोचना। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, स्वजाति भक्षण। ये बिहेवियर है इनका, जो किसके कारण होता है, यूं ही नहीं होता है कि मुर्गियां आपस में लड़ ली, उनकी दुश्मनी नहीं है। मुर्गियां आपस में क्यों लड़ती हैं, उनके शरीर में मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है। NaCl ऑप्शन में नहीं आया, अब क्या करोगे, NaCl ऑप्शन में नहीं आया, ऑप्शन में आया पहला ऑप्शन आ गया कि विटामिन की कमी से होता है, दूसरा ऑप्शन आ गया प्रोटीन की कमी से होता है, तीसरा ऑप्शन आ गया लवणों की कमी से होता है और चौथा ऑप्शन आ गया जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है, आप NaCl दिया ही नहीं ऑप्शन में, फिर सोचेंगे कि क्या पता ये क्वेश्चन कहां से आ गया। तो किसकी कमी से होता है, लवण की कमी से, क्योंकि NaCl क्या एक प्रकार का लवण है, तो लवण आ सकता है या खनिज लवण भी आ सकता है, तो उसकी कमी से ये जो है वो कैनाबलिज्म है वो पक्षियों में पाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें कारण, लिखेंगे कारण NaCl या तो आ सकता है फॉर्मूला ऐसे, या फिर उसका पूरा नाम आ सकता है सोडियम क्लोराइड। कई बार क्या होता है सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाते हैं फिर वहां भूल जाते हैं। अच्छा एक दिन क्या आया, रेड सिंधी जो है वो अपन बार बार करते हैं, किसकी ब्रीड है, गाय की ब्रीड है। वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि रेड सिंधी किसकी नस्ल है, और फिर एक बच्चा मुझे आके बोलता है मैम आपने तो लिखा ही नहीं, मतलब लाल सिंधी पूछा गया उसमें, और मैं साल भर पढ़ा रही थी कि रेड सिंधी, तो उसने पूछा कि मैम ये क्वेश्चन आया लाल सिंधी किसकी नस्ल, आपने तो पढ़ाया ही नहीं, ये कहां दे रखा है। तो लाल का मतलब क्या होता है, रेड। तो ये एग्जाम का प्रेशर होता है, आपकी गलती नहीं होती है। एग्जाम टाइम में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ था क्वेश्चन में था कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है, और आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन में इतना ही 2 बार पढ़ लिया तो भी ये लिखा है कि निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल है, और अपने दिमाग में जो चल रहा है वही आंसर कर देते हैं। तो वो चीज यहाँ पर हो जाती है, लिखा हुआ तो लाल था, उसी को समझना था कि रेड कहते हैं, तो लिखा हुआ था ही नहीं NaCl, सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ था, और अपन फिर सोच रहे कि ये कहां से आ गया, ये कौन सा वर्ड आ गया। तो वो जब लिखा हुआ रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा, तो वन टाइम अपने को रिमाइंड रहेगा। तो इसलिए ये लिखें सोडियम क्लोराइड या लवणों की कमी से, तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। मैं सारे वर्ड्स आपको लिखा रही हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, लवणों की कमी से। कारण है इसका NaCl या सोडियम क्लोराइड या लवण की कमी, ठीक है, ये कैनाबलिज्म होता है। तो मुर्गियों को आपस में घायल करना या नोचना। नेक्स्ट अगला वर्ड लिखेंगे डीवर्मिंग। अगला वर्ड लिखेंगे डीवर्मिंग। डीवर्मिंग देखो यहां पर नाम से पता चल रहा है, वर्म किसको कहते हैं, वर्म किसको कहते हैं, वर्म, वर्म का मतलब बताओ, जोर से बोलो भाई। आंतरिक जो परजीवी होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्म्स कहते हैं। और जो बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे आप 2 प्रकार के परजीवी पढ़ते हैं, रोग पढ़ते हैं, तो कौन कौन से परजीवी, बाह्य और आंतरिक। बाह्य परजीवियों में स्पेशली क्या पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, चिचड़ी। चिचड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं चिचड़ी ज्वर को, अरे आपको आता है, थोड़ा जोर से बोलो, मन में मत बोलो, बोलो तो सही, क्या कहते हैं उसको, टिक कहते हैं क्या, टिक फीवर, हाँ या ना। तो टिक जो है वो इसी से वर्ड आता है। अगर बाह्य परजीवी है पशु के, उनको हटाना है तो क्या कहलाएगा, डी टिकिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी टिकिंग। और आंतरिक परजीवी है उनको हटाना, डी वर्मिंग। तो आंतरिक परजीवियों के लिए वर्ड यूज होता है वर्म, और जो बाह्य परजीवी है उनके वर्ड, ये वर्ड यूज होता है टिक। तो डी टिकिंग वर्ड आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ गया, डी वर्मिंग। ये अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग यहाँ पर यूज होता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो ये अलग टाइम पर डी वर्मिंग की जाती है, और जो बर्ड्स होती है उनमें अलग टाइम पर की जाती है। एनिमल्स की अपन जब डिजीज पढ़ेंगे तब अपन देख लेंगे, यहाँ पर जो है वो पहले अपन सिर्फ बात करेंगे बर्ड्स की। या मुर्गियों के अंदर क्या की जाती है, डी वर्मिंग। आपने देखा होगा स्पेशली जो गांव में या फिर घर पे अपन जब कोई विदेशी पशु रखते हैं, कोई जर्सी या संकर नस्ल अपन रखते हैं, तो उनमें क्या होता है, हर 3 महीने से उनको क्या करना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है, डी वर्मिंग के लिए टैबलेट्स देनी पड़ती है, क्योंकि उनके शरीर में क्या पड़ जाते हैं, कीड़े। कैसे पता चलता है हम कीड़े पड़ गए, तो या तो उनके गोबर के थ्रू आते हैं, या फिर उनका उत्पादन क्या हो जाता है, घट जाता है, पशु का बिहेवियर चेंज हो जाता है, खाना पीना बंद कर देते हैं। सेम ऐसे ही पशुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के जो रोग या उनकी जो कंडीशन है उसका पता चलता है कि पशु या पक्षी का बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे कोई पशु उत्पादन वाला है तो उसका उत्पादन घट जाता है, कोई पशु उत्पादन भी नहीं दे रहा है, दूध नहीं दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा, तो खाना पीना क्या कर देगा, बंद कर देगा, तो उससे पता चलता है। तो ये डीवर्मिंग वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है मुर्गियों के लिए। मुर्गियों के पेट और आंत में जो कीड़े पाए जाते हैं, जो वर्म्स होते हैं, उनको हटाना क्या कहलाता है, डीवर्मिंग। एनिमल्स के लिए भी सेम टर्म यूज होता है, मैं यहाँ सिर्फ मुर्गी के लिए लिखा रही हूँ। पहली बार उनमें डीवर्मिंग करते हैं 4.5 माह की उम्र पर, और दूसरी बार डीवर्मिंग करते हैं 6 माह पर। ये दो ही पूछी जाती है क्योंकि आगे की डीवर्मिंग जो है वो रेगुलर करते रहते हैं 20 से 22 दिन के अंतराल पर या 1 महीने के अंतराल पर, इसलिए ये मेन ही पूछी जाती है कि पहली और दूसरी कब करते हैं। एनिमल्स के लिए साल में 4 बार डीवर्मिंग करते हैं, कितनी बार, हर जो है वो 3 महीने से की जाती है, उसके लिए बाद में लिखेंगे, पहले लिखो, इसमें लिखो मुर्गियों के पेट व मुर्गियों के पेट व आंतों में, पेट व आंतों में पाए जाने वाले, पेट व आंतों में पाए जाने वाले कृमियों, कृमि किसको कहते हैं, आंतरिक कीड़ों को कहते हैं। और जो बाह्य जो कीड़े होते हैं उनको कीड़े वर्ड से यूज करते हैं अपन। आंतरिक कृमियों को हटाना, कृमियों को हटाना कैसे हटाया जाता है, तो पीने के पानी के साथ उनको मेडिसिन दी जाती है, जिससे उनकी वेस्ट के थ्रू जो है वो कीड़े बाहर निकल जाते हैं। इसमें भी जैसे अपन आगे औषधियां पढ़ेंगे तो 2 तरह की औषधियां आती है, तो कृमिहारी और एक कृमि नाशक। तो कृमिहारी क्या करती है, बिना मारे शरीर से बाहर निकाल देती है, और कृमिनाशक मार के शरीर से बाहर निकाल देती है। ये 2 अंतर होता है। सिर्फ उनको मेडिसिन को कम या ज्यादा डोज देने पर जो है वो शरीर से मारकर बाहर निकाल देती है, कम डोज देंगे तो वो सिर्फ शरीर से बाहर निकाल देगी। तो इसमें लिखेंगे पहली डीवर्मिंग, फर्स्ट डीवर्मिंग। इसमें 2 टाइम है ना मुर्गियों के अंदर, पहला और दूसरा। फर्स्ट पहली बार डीवर्मिंग या पहली बार कब उनको डीवर्मिंग करते हैं बर्ड्स को, 4.5 माह पर, 4.5 माह पर, 4.5 माह पर। एंड दूसरी लिखेंगे 6 माह पर। दूसरी डीवर्मिंग करते हैं 6 माह पर, क्योंकि मुर्गियां क्या होती है, स्पेशली मुर्गियों को ग्रिट खिलाए जाते हैं, मार्बल के टुकड़े खिलाए जाते हैं, जिसके कारण, या फिर मुर्गियां जो है वो जो भी घास और जो भी दाने वगैरह खाती है तो उनके साथ में कुछ मिट्टी चली जाती है, कुछ डस्ट चली जाती है, जिसके कारण पेट में कीड़े हो जाते हैं, किसी भी कारण से हो जाते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे जैसे पक्षी या पशु जो है वो खाते रहते हैं, तो शरीर के अंदर, क्योंकि जो अपना ह्यूमन शरीर होता है, ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें भी क्या होता है कि जो भी अपन खाते रहते हैं अपने शरीर के अंदर क्या होता है, कुछ सेल्स होती हैं बनती रहती हैं, कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं। तो नई सेल्स बनती रहती हैं और पुरानी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, शरीर के साथ वो बाहर निकल जाती है। कुछ सेल्स जो है वो कई बार जो है वो इकट्ठा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो पेट में क्या पड़ जाते हैं, उनके कारण कीड़े पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमन के अंदर भी जो है वो, मानव के अंदर भी 17 साल तक जो है वो क्या दिया जाता है, कृमिनाशक
आवश्यक दवा पिलाई जाती है। इसीलिए राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। 17 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको एल्बेंडाजोल, आपने नाम सुना होगा, वो दवाइयां दी जाती हैं, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जरूरी नहीं है पर मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी नहीं खा रहे हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर जो बर्न टिश्यू है, जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, ऐसे उत्तक हैं जो शरीर में नष्ट हो गए हैं, वो शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, धीरे धीरे करके उनके कारण कीड़े पड़ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या दिया जाता है, उनको डीवर्मिंग करते हैं। ये बर्ड्स का था। अगर एनिमल्स का लिखना चाहे तो ये लिखा दो छोटा सा, या फिर आगे लिख लें, यही लिख लो एक बार, यहीं पर यूज आ जाएगा। नोट डाल के लिखो इसी में। ये तो मुर्गियों का हो गया, और डीवर्मिंग में नोट डाल के लिखो पशुओं में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर डीवर्मिंग करते हैं। तो साल में कितनी बार हो गई? 3 बार हो गई। हर 4 महीने से करते हैं। कई बार क्या होता है, ये लाइन अपन समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, मैंने ये लाइन लिखा दी, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा है कि साल में 3 बार। अब नहीं लिखा है तो आपको समझना है, क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुओं में साल में कितनी बार डीवर्मिंग करते हैं, आपने लिखा हो याद रहेगा कि प्रत्येक 4 माह, और 4 माह करके 4 बार करके आ गए तो गलत हो जाता है। हर 4 महीने से कर रहे हैं तो साल में 12 महीने, तो कितनी बार की जाएगी? 3 बार की जाएगी। ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया डीवर्मिंग। अगला वर्ड साथ में लिख लो, डी पिकिंग। नेक्स्ट वर्ड है ना 7 नंबर, डी पिकिंग। हिंदी का वर्ड मीनिंग है, वही इसका अर्थ है, तो इसलिए इंग्लिश लिख लो सिर्फ, डी टिकिंग। टिक, ये जो इंग्लिश टर्म है वो भी लिखना, क्योंकि टिक से पता चलेगा कि टिक जो है वो चिचड़ी को कहते हैं। चिचड़ी क्या है? एक प्रकार की बाह्य परजीवी है। तो सीधा सा मीनिंग ही पता चल जाएगा अपने को कि चिचड़ी है वो बाह्य परजीवी है, तो बाह्य परजीवियों को हटाना क्या कहलाएगा? डी टिकिंग। तो लिखेंगे इसमें बाह्य परजीवियों को हटाना, बाह्य परजीवियों को हटाना। ठीक है, ये हो गया वर्ड डी टिकिंग। तो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के परजीवियों के बारे में आ गया। नेक्स्ट अगला वर्ड लिखेंगे कैपोनाइजेशन या बदियाकरण। क्या हो गया? आज इतनी जल्दी टाइम हो गया? ठीक है, तो बाकी का आगे क्लास है क्या? ठीक है, तो अब 8 बजे जो है वो सर लाइव आएंगे, सुपरवाइजर की क्या अपडेट्स है, कुछ और नई जानकारी देने के लिए। तो आप जो है वो क्लास चाहे तो अभी देखें, या फिर बाद में आप वीडियो को 2x पर करके देखें, आपकी मर्जी है। तो वो जरूर देखना, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जो है वो क्लास रहेगी। लाइव आएंगे अभी सर।